फोर का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे नई शराब नीति को लेकर कैसे केंद्र और दिल्ली सरकार में आपस में हुआ वाद विवाद। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। तिरंगा अभियान पर प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। जम करके इस पर सियासत भी हो रही है और इसी बीच कहां-कहां तिरंगा यात्रा निकाली गई है, ये भी आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ फोर के फायर में आपको दिखाएंगे कि लुलु मॉल में नमाज के बाद अब कहां पर खुले में नमाज पर विवाद हो रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि तिहाड़ में बंद लॉरेंस के गुर्गे को कैसे कॉल किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फोर का फायर में बताएंगे मैदान से लेकर पहाड़ तक कैसे आफत की बारिश हो रही है और तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में इस वक्त की 50 बड़ी खबरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश। मैं सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं, कट्टर ईमानदार आदमी है। केजरीवाल ने कहा कि देश में नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले तय होते हैं कि किसको जेल भेजना है और फिर कैसे केस बनाना है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट, कहा कि मोदी जी से लोगों को मोह भंग हो चुका है। अब केजरीवाल से ही देश को उम्मीद है। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट न बांटे केजरीवाल, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी की है और ये नशे पर भरोसा करने वाले लोग हैं। एक्साइज पॉलिसी की जांच पर आम आदमी पार्टी का जवाब, कहा कि 400 से ज्यादा फाइल की जांच में कुछ नहीं मिला है। अब सभी एजेंसियों से जांच कराई जाएगी। मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए सीबीआई जांच करेगी। एक्साइज पॉलिसी की जांच पर राघव चड्ढा का बयान, कहा कि एक्साइज ड्यूटी से केंद्र ने कमाए हैं 16 लाख करोड़। केंद्र सरकार बताए कि उस पैसे को आखिर क्या किया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ठेकेदार की सरकार है। इन्हें जनता की कोई भी चिंता नहीं, सिर्फ पैसे कमाने हैं। एक मंत्री जेल में है तो दूसरे जाने को तैयार है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के शहजाद पूनावाला का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा कि आपने दिल्ली पंजाब को नशा युक्त किया और कुछ दोस्तों की मदद के लिए घोटाला किया। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा का बयान, बोले कि केजरीवाल सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। मेरी शिकायत पर एलजी ने कार्रवाई की है। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, भारतीय झंडे की पुरानी तस्वीरें साझा की। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अमित शाह का ट्वीट, लिखा 20 करोड़ घरों पर फहराए जाएंगे तिरंगे। हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी ने बर्फीली पहाड़ी के बीच फहराया तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया गया। जम्मू में लड़कियों ने मोटरसाइकिल से निकाली तिरंगा रैली, देश के प्रति दिखाया जज्बा। हर घर तिरंगा अभियान पर जयराम रमेश का ट्वीट, कहा खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका छीन रहे प्रधानमंत्री। सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम पर साधा निशाना, का आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। हर घर तिरंगा को लेकर पीछे दमरम का बयान, कहा सरकार ने चीन से आयात किया राष्ट्रीय ध्वज, खादी की जगह नॉन खादी तिरंगा फहराएगी मोदी सरकार। हर घर तिरंगा पर मनोज झा का केंद्र सरकार पर तंज, कहा तिरंगा हर घर के साथ दिल में होना चाहिए, प्रदर्शनवादी ना हो अभियान। तिरंगा अभियान पर समाजवादी पार्टी के सांसद टी हसन ने किया मोदी सरकार का समर्थन, कहा देश के हर नागरिक को झंडा फहराना चाहिए, सांप्रदायिकता राजनीति को बंद करना जरूरी। हर घर तिरंगा पर बोले रमेश पोखरियाल, कहा देशभक्ति पर कांग्रेस विवाद क्यों करती है, जब भी ऐसा मुद्दा आता है तो कांग्रेस विवाद करती है। मध्य प्रदेश के गुना में जान हथेली पर रखकर स्कूल जा रहे बच्चे पुल टूटने की वजह से रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का उफान, बाढ़ के पानी में डूबा मंदिर। मध्य प्रदेश के भिंड में नदी में फंसे दर्जनों ट्रक, अवैध खनन में शामिल थे सभी ट्रक। जयपुर में दिखा भारी बारिश का असर, मानसरोवर वीटी रोड पर हुआ 15 फीट गहरा गड्ढा। रोहतास में कैमूर पहाड़ी पर बाढ़ में बही कई दुकानें, अचानक बाढ़ के पानी में डूबी कार का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटे में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, 75 दिन में 9 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। लखनऊ में गोमती नदी में धंसा पीपे वाला पुल, गऊघाट से फैजुल्लागंज तक नाव के सहारे लोग जाने को मजबूर। जोधपुर में अचानक धंसी सड़क में गिरी स्कूल बस, आसपास के लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला, भारी बारिश की वजह से हुआ हादसा।
राजस्थान के धौलपुर में 2 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर जमा हुआ पानी, यातायात हुआ प्रभावित। सीबीएसई की 12वीं के नतीजे आ चुके हैं और 1,34,000 से ज्यादा बच्चों ने 90% से ज्यादा नंबर पाए। 33,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा नंबर पाए हैं। सीबीएसई के 10वीं क्लास के भी नतीजे अब आ चुके हैं। परीक्षा में 94.40% छात्र पास हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध खनन का मामला सामने आया। 76 ट्रक और डंपर जब्त कर लिए गए हैं। खनिज विभाग को सौंपा गया केस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 4 लोगों को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच चुका है। पत्र में आतंकी संगठन आईएसआईएस का जिक्र हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। कन्नौज में राजपुर गांव में प्रधान ने मंदिर पर चलाया है बुलडोजर। मंदिर के टूटने पर गांव के लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर 2 फैक्ट्री में आग लग चुकी है। जूता बनाने वाली फैक्ट्री और प्लास्टिक के दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग फैल गई। जयपुर के खेजरा में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक हिस्से में लगी है आग, आग पर काबू पाया गया। बिहार के वैशाली जिले में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई। चोरी कर भाग रहा युवक भीड़ के हत्थे चढ़ा। और साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कामयाबी, 321 गोल्ड के बिस्किट जब्त कर लिए गए। लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर शटल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 30 लोग सवार थे। टेक्सास के जंगल में लगी विकराल आग, अब तक कम से कम 21 घर आग से झुलसकर तबाह हो चुके हैं। इराक के बाद सीरिया पर टर्की के भी हमले की आशंका। टर्की सीमा पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। सीरियाई सेना गाड़ियों और तोप के साथ तैनात हो गई है। डोनेस्क शहर पर रूस के हमले से जमकर मची तबाही, खाने पीने की कमी के बीच बिता रहे हैं लोग जीवन। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस ने की गोलीबारी, 2 नागरिकों की मौत, 21 घायल हो गए हैं। रूस ने खार्किव के बाजार को निशाना बनाया। हमले में किया गया क्लस्टर बम का इस्तेमाल। यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर रूस ने की बमबारी में एक शख्स जख्मी हो गया, तबाह हुई इमारतें। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील पुलिस ने की छापेमारी। रेड के दौरान गोलीबारी, एक पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिकों की मौत। पाकिस्तान में जारी बाढ़ का कहर, अब तक बाढ़ से हो चुकी है 280 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर किया स्पेस वॉक। स्पेस स्टेशन को रोबोटिक आर्म को ठीक करने का भी काम किया। और इस वक्त की 50 बड़ी खबरों के बाद अब बात बारिश की और बाढ़ के कहर की। बिहार के कैमूर में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब आ चुका है। देखते ही देखते दुकान मकान सब कुछ पानी में डूब गए हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बिहार के कैमूर की हैं, जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि सैलाब आ गया। कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी का जलजला सड़क पर आ गया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं, दुकान मकान सब पानी में डूब गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है, जहां कैमूर के गुप्ता धाम में आई बाढ़ से दुकानें बाढ़ में बह गईं। वहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियां, कार भी उसमें डूब गईं। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से अचानक गुप्ता धाम में पानी का जलस्तर बढ़ गया और उसने बाढ़ का रूप ले लिया। पानी के तेज बहाव में जो आया वो बहता चला गया। लोगों को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो अपने दुकान का सामान हटा सकें। सैलाब में सब बह गया। बता दें, पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ी में 4 लोग एक टापू पर फंस गए। एसडीआरएफ की टीम की मदद से चारों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से आई रेस्क्यू की ये तस्वीरें हैं। यहाँ दूर नदी के पार एक टापू दिखाई दे रहा है और उस टापू पर 4 युवक फंसे हुए हैं। काफी देर से ये चारों लोग इस टापू पर फंसे हुए हैं। जैसे ही इन लोगों के यहाँ फंसे होने की खबर एसडीआरएफ की टीम को लगी, टीम के जवान एक बोट में नदी के किनारे पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस के साथ आई एसडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले लाइफ जैकेट पहनी, अपने सेफ्टी गियर पहने और उसके बाद रेस्क्यू के लिए पानी में उतर गए।
काफी मशक्कत के बाद टापू में फंसे चारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि ओरछा में बेतवा नदी में ये चारों युवक मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन तभी अचानक बेतवा नदी का पानी बढ़ गया, जिसके बाद ये चारों लोग अपनी जान बचाने के लिए इस टापू पर चढ़ गए और पूरी रात यहीं फंसे रहे। और मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा नदी उफान पर है। नदी का पानी शहर के अंदर घुस चुका है। हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं नर्मदा नदी के किनारे बने मंदिर पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन ने चेतावनी भी लोगों के लिए जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के डिडोरी से आई इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ के पानी ने यहाँ ऐसा कहर बरपाया कि क्या इंसान क्या भगवान, सब कुछ इसकी चपेट में आ गए। नर्मदा नदी में लहरों का ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बना ये मंदिर डूब गया। जहाँ कभी लोग पूजा करते थे, उस जगह पर पानी ने कब्जा कर लिया है। जहाँ कभी लोग सूरज को जल चढ़ाते थे, वहाँ नर्मदा की लहरें उफन रही हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों में और मां नर्मदा के ऊपर तट में जो बारिश हुई है उसके कारण से यह जल स्तर बढ़ा है, जिससे हमारे नर्मदा डैम के घाट के जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो अभी जल बढ़ने के कारण डूबे हुए हैं। घाट के किनारे बने इस शिवलिंग का हाल देखिए। नर्मदा नदी की लहरें इस शिवलिंग को डुबा रही हैं। इसके अलावा यहाँ बने छोटे बड़े मंदिरों का भी यही हाल है। नदी की उफनती लहरें सब कुछ मिल जाने को आमादा हैं। इधर राजस्थान के बारां में जंगल के बीच वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गए 3 युवकों को ये मस्ती भारी पड़ गई। आपको बता दें कि 2 युवक 200 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गए, जिसमें एक युवती की मौत हो गई। ये तस्वीरें राजस्थान के बाराकुंडा खो वाटरफॉल की हैं, जहां 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। पिकनिक मनाने गए 3 लोगों में 2 लोग 200 फीट की गहराई वाले वाटरफॉल में गिर गए, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवकों ने पहले पार्टी की और फिर नहाने के दौरान इनका पैर फिसल गया, जिससे वो कुंडा खो जलप्रपात के नीचे गिर गए। तीसरा जो व्यक्ति था वह घटना के दौरान कुछ दूरी पर बताया गया। जैसे ही लोगों के गिरने की आवाज सुनी तो वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम वाटरफॉल पहुंची। करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें एक शव बरामद कर लिया गया है। पहाड़ों की ऊंचाई पर उसे लेकर टीम बाहर आई। दूसरे लापता युवक की तलाश की जा रही है। बता दें, जहां ये युवक पार्टी करने गए थे ये भयानक जंगलों के बीच है। जंगली जानवरों का प्रवास है। बावजूद इसके युवक जान जोखिम में डालकर वाटरफॉल पहुंचे। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लापता युवक की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। इधर लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के विवाद के बाद अब प्रयागराज में भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर नया विवाद हो गया है। जी हां, प्रयागराज जंक्शन के वेटिंग रूम में कुछ लोगों ने नमाज अदा की है, तो इस पर हिंदू संगठन आग बबूला हो गया। पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। प्रयागराज स्टेशन में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। जंक्शन के वेटिंग रूम में एक मौलाना समेत कुछ बच्चे नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ नमाज पढ़ रहा ये मौलाना इनको मदरसे में पढ़ाई के नाम पर अलग अलग जगहों पर ले जा रहा था। मौलाना से जब सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उसने क्या कहा। अब इन्होंने हमको यहाँ पर बंद जो है बैठा लिया है, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, तो हमारे पास मजबूरी है, नमाज का टाइम हो गया, अब कहीं तो मुझे नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। अब इस जगह हमको बैठाला गया है, अगर हमको छोड़ दिया जाए हम जाके अपने मदरसे में पढ़ेंगे नमाज। ये सभी बच्चे महानंदा एक्सप्रेस से दिल्ली, फतेहपुर और हिमाचल जा रहे थे। बचपन बचाओ आंदोलन को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने रेलवे पुलिस को इसके बारे में बताया। पुलिस ने पूछताछ के लिए जब इन लोगों को रोका तो ये स्टेशन के वेटिंग रूम में ही नमाज पढ़ने लग गए। एक नहीं 3 बार नमाज पढ़ी गई। हमने यहाँ जोहर की नमाज पढ़ी है, असर की पढ़ी है और अभी मगरिब की पढ़ी नमाज। 3 बार नमाज पढ़ चुके हैं। किसी ने टोका नहीं पहले? जी नहीं, पहले तो नहीं किसी ने टोका, अब की बार टोका, अब की बार इन्होंने आगे मना किया है। सूचना मिलते ही बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के लोग भी वहां पहुंच गए, बच्चों से बात की। संस्था का कहना है कि बच्चों ने उन्हें मजदूरी के लिए ले जाने का आरोप लगाया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर अभी विवाद थमा नहीं था। अब प्रयागराज स्टेशन से सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने की तस्वीरों ने एक बार फिर इस मुद्दे को गरमा दिया है। सवाल ये है कि आखिर सार्वजनिक जगह पर नमाज क्यों पढ़ी गई? आखिर इन्हें सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत किसने दी?
सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर से नमाज के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या लुलु मॉल की तरह इसमें भी किसी साजिश का एंगल है? और अब बात उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। तो बड़ी खबर ये बताया जा रहा है कि सभी रानीपुर इलाके में सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति नमाज पढ़ रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर की घटना बताई जा रही है, जहां सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आज कोर्ट में इन नमाजियों को पेश किया गया है। और गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर में हज हाउस लिख दिया और साथ ही आसपास के लगे पोस्टर्स पर काली स्याही भी पोत दी है। इतना ही नहीं, ये विवाद गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के एक बयान के बाद और ज्यादा तेज हो गया, जिसे हिंदुवादी संगठनों ने अब एक मुद्दा बना लिया है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के अल्पसंख्यकों के सम्मेलन में दिए गए बयान के बाद सियासत इतनी बढ़ गई है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीती रात कांग्रेस दफ्तर पर हज हाउस लिख दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता अचानक अहमदाबाद में राजीव गांधी भवन पहुंचे और वहां पर हज हाउस का स्टिकर चिपका दिया। साथ ही ब्लैक कलर से भी कई जगह हज हाउस लिख दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस दफ्तर के आसपास लगे कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर भी काली स्याही से रंग दिया। इसके अलावा कांग्रेस दफ्तर में लगी राजीव गांधी की प्रतिमा पर भी हज हाउस वाले स्टिकर चिपका दिए। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का वो बयान सुनिए, जिसको लेकर गुजरात में सियासत इतनी ज्यादा गर्मा गई है। देशना प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तानी तिजोरी पर सौथी पहलो अधिकार मायनो देशनो कांग्रेसनो प्रधानमंत्री डंकानी चोट पर बोलतो એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। जगदीश ठाकुर के इस बयान के बाद गुजरात में सियासी पारा गर्म है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। एलजी विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद से बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। Very happy because we all know what kind of a person Arvind Kejriwal is. In fact, he should change his party's name from Aam Aadmi Party to Thekedar Party, because all they do is during the COVID time when Delhi needed ration, they had sent millions or thousands of migrants outside Delhi. When Delhi needed oxygen, they did politics on oxygen. The important thing was at that time also they were willing to open all these liquor shops just because they wanted to make money, and that is which is very unfortunate. And one minister is already in jail, the other one is ready to go. अब ये समझ लीजिए कि दिल्ली की शराब नीति पर आखिर विवाद क्यों है। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया है। एयरपोर्ट, होटल, दुकानों पर 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति है। 849 ठेके खोलने की मंजूरी दी गई है। निजी क्षेत्र को शराब कारोबार सौंपा गया है। ऐप, वेबसाइट से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। स्थिति जो है वो दोबारा आएगी जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि इनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। अमीर से लेकर गरीब तक हर शख्स से पेट्रोल डीजल पे इतनी ड्यूटी लेकर ये 16 लाख करोड़ जो भारत सरकार ने इकट्ठा कर लिया, इसका किया क्या? ये गया क्या? साफ नजर आ रहा है कि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। देश भर में 13 से 15 अगस्त तक 3 दिन हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और आज उन्होंने ये जानकारी इसीलिए दी है क्योंकि आज के दिन ही आजादी के बाद तिरंगे के मौजूदा स्वरूप को अपनाया गया था। केंद्र सरकार 13 से 15 अगस्त को देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी और उन्होंने देश को वो पहला तिरंगा दिखाया जिसे आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने फहराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, आज 22 जुलाई के दिन का हमारा इतिहास में विशेष महत्व है। 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया था। हमारे तिरंगा से जुड़ी समिति और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे सहित इतिहास के कुछ दिलचस्प बातें शेयर कर रहा हूँ।
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा आयोजन को पाखंड कहा। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हिपोक्रेसी जिंदाबाद। ये खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट कर रहे हैं, जिसे नेहरू जी ने भारत की आजादी का पोशाक बताया था। ये उस संगठन के प्रचारक रहे हैं जिसे नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में 52 साल लगे। जयराम रमेश के ट्वीट से एक बात साफ है कि उनका निशाना आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर है। इधर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद केंद्र सरकार के तिरंगा अभियान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी दलों ने तिरंगा पर बीजेपी और आरएसएस को नसीहत देनी तेज कर दी है। यहाँ दो रंगा नहीं चल सकता है, यहाँ तिरंगा ही चल सकता है। हम तो आजादी से पहले से कहते थे, देर आए दुरुस्त आए, करे पर दिल से करें। देश में आप जो राजनीति करते हो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, उससे देश टूटता है। सो सिर्फ तिरंगा बांटने से नहीं, दिल में भी तिरंगे की भावना रखने से फायदा होगा। जिस संगठन की पृष्ठभूमि से वो आते हैं, उस संगठन ने तो हाल के वर्षों तक तिरंगा को तवज्जो नहीं दी। तो तिरंगा दिल में होना चाहिए। ये जो एक एग्जीबिशनिज्म प्रदर्शनवादी संस्कृति है ना, यहाँ रखिए वो जज्बात गांधी, नेहरू, लोहिया, अम्बेडकर वाला, उसकी कमी दिखती है। उससे एक भाव पैदा होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, खाली झंडा फहराने से बात नहीं बनती। हिंदुस्तान की साझा संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। हिंदुस्तान में सांप्रदायिक जो सियासत हो रही है उसे बंद करें। और राष्ट्रपति चुनाव पूरा होने के बाद से अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है, जिसमें टीएमसी ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, टीएमसी ने जगदीप धनखड़ के सपोर्ट से इनकार किया है और ये कहा है कि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बिना टीएमसी की मर्जी जाने उम्मीदवार चुना गया है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की पोल खुलने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष में बड़ी फूट साफ नजर आ रही है। टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि टीएमसी ने ये साफ शब्दों में कहा कि वो एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन नहीं करेगी। अभिषेक बैनर्जी ने वोटिंग से दूरी बनाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को जानकारी दिए बिना विपक्ष का प्रत्याशी तय किया गया है। टीएमसी से कोई सलाह नहीं ली गई। टीएमसी के इस बयान से कांग्रेस को खासा ऐतराज है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी के इस रवैये पर ममता बनर्जी को राजनीतिक धोखेबाज करार दिया है। पॉलिटिकल लायर टू द पावर इन्फिनिटी, ममता बनर्जी। पॉलिटिकल फ्रॉडस्टर टू द पावर इन्फिनिटी, ममता बनर्जी। अगले महीने 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद की संयुक्त उम्मीदवार हैं, जबकि एनडीए ने बंगाल के पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। और अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस की, जिसका उद्घाटन 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, लेकिन बारिश के कारण सड़क का छोटा सा हिस्सा धंसा तो अखिलेश यादव को सियासत करने का मौका मिल गया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के विकास की गुणवत्ता आधी अधूरी है और इसका उदाहरण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को 1 हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं और रोड एक जगह धंस गई। धंसी हुई रोड की एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए। बुधवार को हुई जोरदार बारिश ने एक्सप्रेसवे की मजबूती की पोल खोल दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए ये किसी मौके से कम नहीं था और उन्होंने इसे भुना भी लिया। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और ट्वीट करते हुए लिखा, यह है भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था कि इधर 1 हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बना। अखिलेश यादव के वॉर पर यूपी सरकार के मंत्री ने पलटवार किया। नंद गोपाल नंदी ने ट्वीट किया, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं। अलग बात है कि आप अपने को गूगल मैप का बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन थोड़ा लिखकर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अजमेर की गौहर चिश्ती की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि जांच में उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर से चिश्ती के कोई भी लिंक साबित नहीं हो पाए अब तक। अगर कोई हमारे वीर किसान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त
सर तन से जुदा के नारे लगवाने के आरोप में गिरफ्तार अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती की 7 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गौहर चिश्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। गौहर चिश्ती के बारे में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गौहर से पूछताछ में उसका उदयपुर हत्या या फिर किसी और एजेंसी से संबंध नहीं निकला। गौहर ने पुलिस को बताया कि उसने बौखलाहट में सर तन से जुदा वाले नारे लगवाए और उसके बाद वो डरकर हैदराबाद भाग गया। जो उसकी मूवमेंट के बारे में है, वो जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए थे, उससे घबरा कर डर कर उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छिपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में रिजवान ने भी कुछ बड़े खुलासे किए हैं। रिजवान ने बताया कि उसके संबंध तहरीक लब्बैक से भी है और वो नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से ही पाकिस्तान से भारत आया था। नुपुर शर्मा की हत्या करने पाकिस्तान से आए रिजवान ने कबूल किया कि वो हत्या करने के इरादे से ही भारत आया था। वो कहता है कि मुझे मेरे नबी ने भेजा है नुपुर शर्मा का सिर कलम करना है। पाकिस्तान में मौलानाओं ने रिजवान के दिमाग में किस कदर मजहबी कट्टरता भरी है, उसके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आया पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान अशरफ पुलिस की पूछताछ में हर सवाल पर यही दोहराता है, मुझे मेरे नबी ने भेजा है नुपुर शर्मा का सिर कलम करना है। पूछताछ के दौरान रिजवान ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सवालों के जवाब में रिजवान आयत पढ़ने लगता है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रिजवान अशरफ के आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक से लिंक हैं। रिजवान अशरफ संगठन का सक्रिय सदस्य है और पाकिस्तान के कठियाला खेड़ा का रहने वाला है। अशरफ को 16-17 जुलाई के दरमियानी रात बीएसएफ ने बॉर्डर से पकड़ा था। खुलासा ये भी हुआ है कि इसी रिजवान अशरफ पर लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने का भी आरोप है। देश ड्रोन रिवॉल्यूशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में नौसेना ने इस हफ्ते स्वावलंबन सेमिनार में 75 स्वदेशी इनोवेशन प्रदर्शित किए और इनमें से सबसे ज्यादा आकर्षित अट्रैक्ट करने वाली तस्वीर थी उस ड्रोन की जो इंसानों को लेकर उड़ सकता है। जी हाँ, ये रिपोर्ट देखिए। ये देश के पहले ह्यूमन कैरिंग ड्रोन की तस्वीरें हैं। ये देश का पहला ऐसा ड्रोन है जो सिर्फ सामान को नहीं बल्कि इंसान को भी इधर से उधर ले जा सकता है। पुणे की कंपनी सागर डिफेंस ने इसे भारतीय नौसेना के साथ मिलकर बनाया है और इसे नाम दिया है वरुणा। वरुणा को 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। 130 किलो का वजन उठाकर 25 से 30 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये वायुयान भारतवर्ष का सबसे पहला फुली इलेक्ट्रिक क्राफ्ट है। साथ ही में इसकी जो कैपेसिटी है 130 किलो तक का वजन लेकर यह आकाश में उड़ सकता है, करीबन 25 किलोमीटर की दूर तक और करीबन 25 से 30 मिनट तक। साथ ही इसमें आप इंसान बैठकर स्वयं भी इसे लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वरुणा उड़ान भरने के बाद 25 से 30 मिनट तक हवा में रह सकता है और इसे रिमोट से चलाया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत तक सामान और सेलर्स को ले जाने के लिए किया जा सकता है, जिससे नौसेना डिप्लॉयमेंट को गति मिल सकेगी। अभी इसके लैंड बेस्ड ट्रायल चल रहे हैं और अगले 3 महीने में वरुणा के समंदर में ट्रायल शुरू हो जाएंगे। ये नेवी की काफी जरूरतें पूरी करेगा। आज के समय में लड़ाई के जहाज से जब आपको किसी सामान को या किसी स्पेयर पार्ट को इमरजेंसी में भेजना होता है तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजा जाता है। उसके एवज में वरुणा इस सामान को लेकर एक लड़ाई के जहाज से दूसरे लड़ाई के जहाज पे लेके जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली में नेवी के लिए डिजाइन किए गए वरुणा का डेमो देखा। सागर डिफेंस के संस्थापक के मुताबिक अगले 3 महीनों में वरुणा के सी ट्रायल्स होने हैं, जिनके सफल होने के बाद अगले साल तक इस नायाब ड्रोन को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा सकता है। पुणे की कंपनी सागर डिफेंस ने देश का पहला ह्यूमन कैरिंग ड्रोन वरुणा बनाकर देश की ड्रोन क्रांति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। जल्द ही इसके सी ट्रायल शुरू होंगे और फिर अगले 1 से 1.5 साल में इसे भारतीय नौसेना में इंडक्ट कर लिया जाएगा। देखिए, एक भुट्टे की कीमत क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए या फिर 15 रुपए। आम आदमी जानता है कि महंगाई कहां से कहां तक पहुंच गई है, लेकिन जब एक मंत्री जी भुट्टा खरीदने पहुंचे और रेट सुने तो उनके होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या रेट सुन लिया, जरा इस रिपोर्ट में देखिए आप। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेताजी सड़क पर भुट्टा खरीद रहे हैं।
लेकिन एक भुट्टे की कीमत सुनकर वो चौंक जाते हैं। भुट्टा बेच रहे युवक ने एक भुट्टे की कीमत 15 रुपए बताई। कीमत सुनकर मंत्री जी चौंक गए। उन्होंने कहा कि भुट्टा तो फ्री में मिलता है। मंत्री जी का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 45 रुपये इतना महंगा देते 15 रुपए का है। अब तुम सोच रहे गाड़ी देख के बताए, लेकिन भुट्टा नहीं, भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है। फ्री में 5 रुपए का खरीदते। क्या नाम है तेरा? फग्गन सिंह कुलस्ते सरकार में मंत्री हैं और उन्हें 3 भुट्टों की कीमत 45 रुपए ज्यादा लग रही है। उन्होंने मोल भाव भी किया, लेकिन भुट्टे वाला नहीं माना और आखिरकार फग्गन सिंह कुलस्ते को 3 भुट्टे 45 रुपए में लेना पड़ा। हमेशा आपने खाकी का रौब सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों में दबंगों का रौब खाकी वालों पर भारी पड़ा है। और हैरानी की बात तो ये रही कि पीड़ित एक दारोगा की उसके ही डिपार्टमेंट में मदद नहीं की है। कैसे, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट। पिछले 48 घंटों में कई पुलिस कर्मियों पर हमले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी एक दारोगा से दबंगों ने मारपीट की। दारोगा का आरोप है कि सड़क पर उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन उसके अपने ही डिपार्टमेंट ने जानकारी देने के बावजूद कोई मदद नहीं की। दारोगा ने वीडियो शूट कर अपना दर्द बयान किया है। दरअसल दारोगा अतर सिंह कुशवाहा के साथ खुशमित गिल नाम के एक शख्स ने बीच सड़क मारपीट की। आरोपी ने रॉन्ग साइड में गाड़ी खड़ी की थी। जब दारोगा ने ट्रैफिक जाम का हवाला दिया तो आरोपी मारपीट करने लगा। दारोगा अवतार सिंह का आरोप है कि थाने में फोन करने के बावजूद कोई उनकी मदद करने नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश में ही एक और सरकारी अधिकारी से मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां डिप्टी कलेक्टर के साथ मारपीट की गई है। चाय बेचने वाले दंपति ने डिप्टी कलेक्टर की पिटाई कर दी। कलेक्टर ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। और यूपी के प्रतापगढ़ से देश विरोधी गतिविधियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस साजिश के तहत बच्चों को बड़ा मोहरा बनाया जा रहा था। क्या ये पूरा मामला देखिए। पीछे प्रतापगढ़ में पुलिस की नाक के नीचे बच्चों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे सऊदी शेख की तरह कपड़े पहना ये शख्स नाबालिग लड़कों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता नजर आ रहा है। एक बुजुर्ग राइफल लोड कर रहा है और युवक और बच्चे एक एक कर फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो बकरीद के दिन का बताया जा रहा है, जब कंधई कोतवाली के इब्राहिमपुर गोपाल गांव में इंतजार हुसैन और गुलजार हुसैन नाम के 2 भाइयों ने ये फायरिंग करवाई है। इंतजार हुसैन तथा गुलजार हुसैन दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है और राइफल 315 बोर भी बरामद की गई है। आरोपियों से बरामद राइफल के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी नापाक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा था। अगर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अचानक से ब्लैक किंग कोबरा पहुंच जाए तो जरा सोचिए वहां पर कैसा माहौल होगा। देखिए, राजस्थान के कोटा में मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है जब एक कोबरा वहां लगे एसी में घुस गया। ये रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज की हैं और ये ट्रॉमा वार्ड है और ट्रॉमा वार्ड में अचानक हड़कंप मच गया। उसकी वजह क्या है, तो वार्ड में लगे इस एसी को गौर से देखिए। एसी के अंदर ब्लैक किंग कोबरा है। कोबरा को देखते ही नर्सिंग स्टाफ, मरीज, तीमारदारों में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते पूरा वार्ड खाली हो गया। अस्पताल प्रशासन ने नगर निगम को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा को एसी से बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोबरा कितना खतरनाक है। करीब 4 फीट उसकी लंबाई है। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने सांप को पकड़कर झोली में कैद कर लिया, जिसके बाद मरीज और तीमारदारों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि कोबरा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अस्पताल के अंदर कोबरा कैसे आया, कहां से आया, ये कितने दिनों से यहां रह रहा था, ये बड़ा सवाल है और अस्पताल प्रशासन के लिए जांच का विषय है। फिलहाल कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।